Okay, so hello and welcome. This is Abhishek sir from Moody Commerce Academy, and here we begin with another video of Organization of Commerce, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन जो हमारा चल रहा था ना, डे 5 तक आपको वीडियो अवेलेबल थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के, जिसमें मैं 1 सेंटेंसेस और सेक्शन सी को डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूंगा आगे के जो सेक्शन सी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। और एक चीज मेरे को बोला गया है कि भाई सेक्शन डी की भी तैयारी कराओ सर, ओसी और इकोनॉमिक्स में, तो बिल्कुल मैं आपको हेल्प करूंगा सेक्शन डी का भी। वैसे तो मेरे पास अभी थोड़ा 1 तारीख तक मेरा बिजी शेड्यूल था, बट फिर भी मैं आपके लिए सेक्शन सी का जो सीरीज चल रहा था उसमें मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छोड़ना नहीं चाहता, वो आप कंप्लीट कर लो, इसलिए मैं आया हूं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाँ, कल मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस किया ना आपसे, ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी वीडियो था, उसके अकॉर्डिंग काम शुरू कर दो, है ना। 12 घंटा पढ़ाई, मतलब पढ़ाई वो वाला शेड्यूल आपका छूटना नहीं चाहिए किसी भी हद में, ठीक है। एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा भाई आपका, एक भी चैप्टर नहीं, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर की बात कर रहा हूं, है ना। बस ये चीज को फॉलो कर लेना, कल जो स्ट्रैटेजी दिया उसको फॉलो करते हुए चलना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आज के वीडियो की तरफ, जो सेक्शन सी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ। ओके, सो बच्चों वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, है ना। ब्रांडिंग क्या होता है सर? ब्रांडिंग का मतलब वो होता है जो आपको बाकी प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट से अलग बनाता है, आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से अलग बनाता है, और ना ही वो आपकी चीजों को कोई कॉपी कर सकता है, ना ही वैसा वो सामान बना सकता है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो उस पर आप देखते हो कि हर कंपनी का अपना अपना एक ब्रांड होता है, जिसको देख के हम तुरंत बोलते हैं अरे ये तो उस कंपनी का है ना। टैग रहता है कुछ, जिसको जैसे एक शूज है जिसके ऊपर ऐसा करके कुछ ऐसा करके ब्रांडिंग आता है ना। वो देखते ही हम समझ जाते हैं अरे ये तो वो कंपनी का है ना, तुरंत दौड़ के खरीदते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो ब्रांडिंग है वो बाकी प्रोडक्ट्स की चीजों से इसको अलग बनाता है। देखो भाई, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग पूछा था, मैंने आपसे थोड़ा मीनिंग डिस्कस कर लिया, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं फीचर्स। मैं आपसे 4 फीचर डिस्कस करूंगा भाई, आपको टेंशन ही नहीं होगा। ब्रांड ऑफ अ फर्म शोज द फीचर, एडवांटेज, यूजेस एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फीचर, है ना, उसका एडवांटेज क्या है, उसका यूज क्या है, वो सारी चीजों को शो करता है ब्रांड, है ना। सिंबल को सबसे अच्छा आइडेंटिटी माना जाता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने के लिए, जैसे ये देखो ना, ये सिंबल ही है ना। तो सिंबल को सबसे एक यूनिक आइडेंटिटी माना जाता है भाई। प्रोडक्ट विद द सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट हायर प्राइस। सिंबल का यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे बेच सकते हैं, इजीली बेच सकते हैं, ज्यादा बेच सकते हैं, ठीक है। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांडिंग, इसको ध्यान से एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, मैंने आपसे लेबलिंग के भी बारे में डिस्कस किया था, है ना। उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि लेबलिंग और ब्रांडिंग ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन सेलिंग कॉन्सेप्ट, है ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो वो सिर्फ क्वेश्चन सेलिंग कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही नहीं आता है। आप जाइएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट में, आपको चैप्टर दिखेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको एक कॉन्सेप्ट दिखेंगे, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होगा, सेलिंग कॉन्सेप्ट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। लेकिन आप वहां जाकर ये भी चीजों को कवर कर लेंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट को भी आप कवर करेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसको जाके एकदम रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, है ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज सेल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? सेल बेस्ड होता है, ठीक है। विच फोकसेस ऑन सेलिंग प्रोसेस, इनका मेन फोकस ही रहता है कि हमको सेलिंग प्रोसेस पे काम करना है भाई, है ना। इट अट्रैक्ट द कस्टमर टू बाई द प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेलिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, इनका मेन मकसद ही क्या हो रहा है कि भाई कस्टमर ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे। इस रीजन के कारण ये लोग क्या करते हैं? वेरियस मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन आर अडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर, लाइक एडवर्टीजमेंट, कैंपेन, अग्रेसिव एकदम सेलिंग मेथड यूज करते हैं, अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन करते हैं कि भाई मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके किसी भी तरीके। तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? ये सारी चीजों का यूज करते हैं। ये है हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि भाई ये सेल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसका मेन फंक्शन होता है सेलिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ये हमने क्या पढ़ा भाई कि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि कस्टमर प्रोड्यूसर का सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्ट मैनर में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था कि कौन से मेथड को फॉलो किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार, जिससे उसमें था ना पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें सोशल फैक्टर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर में जाकर बिजनेस एनवायरनमेंट विद अभिषेक सर सर्च करेंगे ना आप, तो वो चैप्टर आ जाएगा। वो चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसका 2 मार्क्स, मतलब ये छोटे क्वेश्चंस में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ना, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते भाई। ठीक है, उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो सारे के पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट सबके पढ़ाए गए हैं। सबके 4-4 पॉइंट्स आप पढ़ लेना बस। 4-4 मतलब एरो में ही 4-4 पॉइंट, 2 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 4 पॉइंट काफी होता है। ठीक है, चलिए सोशल फैक्टर्स क्या है भाई? पहले तो आपने ये बता दिया कि ऑल द बिजनेस यूनिट स्टार्ट, ग्रोज एंड एंड्स इन द सोसाइटी, है ना। सोशल फैक्टर मतलब सोसाइटी के बारे में समझ रहे हैं, तो भाई बिजनेस शुरू सोसाइटी में हुआ, ग्रोथ सोसाइटी में होता है, बंद भी सोसाइटी में ही होता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से हम अलग कर ही नहीं सकते बिजनेस एक्टिविटीज को। और सोसाइटी का कैसा सिस्टम है पता है? द बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ पीपल कैन नॉट रिमेन सेम, इट चेंजेस टाइम टू टाइम। आदमी को पहले धोती कुर्ता पहनना पसंद था, अब नहीं पहनता है, अब जींस पहनना पसंद है। कल को पता नहीं फटा जींस पहनना पसंद होगा, है ना। तो डिपेंड करता है भाई, उनके बिलीफ्स और आइडियोलॉजी चेंज होते रहते हैं, सोचने विचारने का क्षमता अलग अलग होता जाता है ना टाइम टू टाइम। द फैशन एंड प्रेफरेंस, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आप लिख सकते हो। द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर कीप्स ऑन चेंजिंग विद द सीजन। सीजन के भी हिसाब से उनका टेस्ट प्रेफरेंस में बदलाव आता है ना। गरबा हो रहा है, हमको वो वाला ड्रेस चाहिए, है ना। आप दुकान पे जाते हो, हमको वैसा वाला ड्रेस चाहिए गरबा खेलने वाला, है ना। फंक्शन है तो हमारा अलग है, दिवाली है तो अलग कपड़ा हम पहनेंगे, होली के टाइम पे अलग कपड़ा। तो कैसा होता है ना कि सीजन के साथ साथ उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज होता रहता है। आप ये 3 पॉइंट है ना सोसाइटी के बारे में बता रहे हो। पहले आपने बोला कि उनके बिलीफ एंड आइडियोलॉजीज में चेंजेस आते रहते हैं टाइम टू टाइम, फिर उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। एंड 2 क्लास भाई, ये दोनों रहते तो सोसाइटी में है ना, अपर क्लास पीपल हो या लोअर क्लास पीपल हो, तो ये तो दोनों ही बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, है ना। टाटा इज द बेस्ट एग्जांपल। टाटा ने क्या किया? जूडियो भी लाया और क्लिक भी लाया, है ना। क्लिक और जूडियो, जो लोअर क्लास है, जिनको सस्ते में सामान चाहिए वो यहां पहुंच जाओ, जिनको महंगा सामान चाहिए उनके लिए भी ऑप्शन है ना। तो दोनों ऑप्शन प्रोवाइड किया भाई उन्होंने, है ना। अपर क्लास कंज्यूमर्स डिमांड लग्जरी प्रोडक्ट्स, वाइल लोअर क्लास कंज्यूमर डिमांड चीप प्रोडक्ट्स, है ना, सस्ते प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो कंपनी को ये सारी चीजों को ध्यान में रख के अपना काम करना रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। लेकिन अब बिजनेस एनवायरनमेंट का जो मैंने आपको काम बोला वो आपको खत्म करना है आज एनी हाउ। ठीक है, मैं जो व्हाट्सएप का चैनल है ना उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का। एक बार क्विक रिवीजन मार दीजिएगा फटाफट। टाइम बहुत है भाई, टाइम बहुत है, मैंने आपको कल शेड्यूल दिया ना, टाइम बहुत ही बहुत है ना। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का आप क्विक रिवीजन मार देंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, है ना। 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा, तो सुनो भाई ध्यान देना इस चीज का। आपसे सिर्फ है ना डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल भी पूछा जा सकता है। इतना ही लिखना है आपको, बात समझ में आ रहा है? इतना ही लिखना है। अगर 2 मार्क में पूछा जाए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का पूछे तो इतना ही लिखना है, मिल जाएगा आपको 2 मार्क। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है तो 2-2 पॉइंट का डिफरेंस हमको देना रहता है। मैं आपको 3 पॉइंट दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है समझना पहले। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यहां बात है ग्रॉस का। ग्रॉस का मतलब सिर्फ करंट असेट की बात कर रहा है, जितना भी कंपनी के पास करंट असेट्स है। जैसे देखो यहां पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस सम टोटल ऑफ करंट असेट्स सच एज डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारे जो अमाउंट है ना, ये सारी चीजें जो अवेलेबल है कंपनी का, वो सब किसमें इन्वॉल्व होंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में। देखिए लिखा है दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, लिक्विडिटी पोजीशन क्या होता है? लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में उसके हाथ में कितना पैसा है ना। लिक्विडिटी पोजीशन क्या है भाई? कभी जरूरत पड़ गया अचानक से तो उसके पास कितना पैसा है, तो वो नहीं बता पाता है। रीजन इज कि खाली इसने क्या इन्वॉल्व किया है? करंट एसेट। लायबिलिटी को तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा ना, तो लिक्विडिटी पोजीशन कैसे पता चलेगा, है ना। तो यहां से हमको पता नहीं चल पाता है कि कंपनी का कितना लिक्विडिटी पोजीशन है ना। एंड इट डज नॉट गिव अ ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ना तो ये लिक्विडिटी पोजीशन बता पाता है और ना ही सही फाइनेंशियल पोजीशन बता पाता है कंपनी का। रीजन कि क्या? ये आधा ही चीजों को इन्वॉल्व करता है।
बढ़ते हैं आगे, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स को भी इन्वॉल्व करता है, करंट लायबिलिटी को भी इन्वॉल्व करता है। पहले अपने पूरे करंट असेट्स को लिखता है, उसमें से करंट लायबिलिटीज को पूरा माइनस कर देता है ना। तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, नेट वर्किंग कैपिटल। देखो नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे आगे, दिस कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये इंडिकेट करेगा, क्यों करेगा, देखो ना भाई, करंट असेट्स में से मैं अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि 1 लाख बचा है या 2 लाख बचा है, जो भी अमाउंट है कंपनी, तो लिक्विडिटी पोजीशन हमारे को यहां से इंडिकेट होगा। उसके बाद इट गिव्स द ट्रू आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, और इससे हमको एकदम कंपनी का सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल पाएगा। आई होप लॉजिक क्लियर। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इसलिए नहीं हमको सही फाइनेंशियल पोजीशन बता पा रहा था या सही लिक्विडिटी पोजीशन नहीं बता पा रहा था, रीजन इज कि खाली ये करंट असेट को ही इन्वॉल्व करता है, और नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं हम नेट वर्किंग कैपिटल। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, है ना। मैंने आपको ये भी बोला कि एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा तो इतना पॉइंट को आपको लिखना है, नेट वर्किंग कैपिटल पूछेगा तो इतना, इसलिए मैंने 3-3 पॉइंट को कवर कर लिया कि अगर सिंगल पूछ लिया जाए तो 2 मार्क तक आपका आना चाहिए ना, इतना लिखना है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ से। देखो भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। कंट्रोलिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला जाता है? अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताया है ना, उस अकॉर्डिंग आपने प्लान बना लिया, लेकिन आप प्लान को कभी फॉलो कर रहे हो, कभी नहीं फॉलो कर रहे हो, जैसा तैसा काम चल रहा है, तो वहां पे आप कौन सा प्रोसेस मिस कर रहे हो, पता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है आप हर रोज खुद को चेक करोगे कि मैंने जो प्लान बनाया था, मैंने जो डिसाइड किया था, मैंने जो पेपर पे सर ने बोला था कि 3 पेपर पे लिख के आप पढ़ो, क्या मैं उस तरीके से पढ़ाई किया कर रहा हूं, है ना? नहीं कर रहे होंगे ना, कंट्रोलिंग करोगे ना, तो कंट्रोलिंग क्या करता है पता है? आपको यह बताता है कि आपका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसा आपने प्लान बनाया उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो आप उसमें डेविएशन ढूंढते हो कि क्या कमी है, फिर उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना कंट्रोलिंग के आपका प्लान सक्सेस हो पाए, है ना। प्लान पूरा डिपेंड करता है, प्लान का सक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका कंट्रोलिंग पे। देखो कंट्रोलिंग मींस चेकिंग वेदर द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। तुम्हारा काम तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो चीज को कौन बताता है? आपको कंट्रोलिंग बताता है, ठीक है। इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट वंस कंट्रोलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, वर्क विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द डन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द प्लान। भाई ये सोचना ही बहुत गलत है ना कि एक दिन में मैंने तुरंत प्लान बना लिया और कंट्रोलिंग भी कर लिया, आज तो मैंने चेक कर लिया, कल से मेरे को कंट्रोलिंग प्रोसेस करना ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एकदम कांस्टेंट सुपरविजन करना पड़ेगा, कांस्टेंट एकदम देखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो काम मैंने डिसाइड किया था वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज, ये तो कंपनी के बारे में बात हो रहा है ना। तो तुमको कांस्टेंट सुपरविजन करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज के एक्टिविटीज पे। मस्ट बी डन फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आपको हर बार खुद की गलतियों को ढूंढना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। हेंस कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ओके, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये बता सको, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई अगले क्वेश्चन पे दो यहां पे ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन यूनिटी ऑफ कमांड। याद है आपको हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है उनमें से एक यूनिटी ऑफ कमांड भी है ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। भाई यूनिटी ऑफ कमांड होता क्या है वो समझो। देखो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये कंपनी में काम करने आता है ना। अब इसका ये काम तभी अच्छी तरीके से कर सकता है जब कोई एक पर्सन इसको ऑर्डर दे। अभी मान लो ये काम करने आया, यहां ये बंदा सुपरवाइजर है, ये बंदा ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो यहां पे ये चांसेस हो सकते हैं कि भाई ये कोई काम ना खत्म करे और अच्छी से कोई काम ना करे, है ना। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब एक, है ना, एक कमांड एक ही पर्सन से मिले, इस चीज का अश्योरेंस करो तुम्हारी कंपनी में, है ना। देखो एम्प्लॉइज कैन नॉट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर एट अ टाइम। वो भाई कैसे फॉलो कर पाएगा? कभी तुम बोल रहे हो ये काम करो, कभी बोल रहे हो जाके मशीन पे काम करो, कभी बोल रहे हो कंप्यूटर सही कर दो, है ना। तो यहां पे कैसा होता है ना कि एम्प्लॉय एक साथ में एक से ज्यादा ऑर्डर नहीं फॉलो कर सकता। हेंस दिस प्रिंसिपल शोज
that employee should get order from only one superior for any job or activity। ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि भाई एक एम्प्लॉय को एक ही आदमी ऑर्डर देना चाहिए कोई काम के लिए, ठीक है। इफ मोर देन वन ऑर्डर आर गिवन दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन अमॉन्ग्स एम्प्लॉइज एंड इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन कैन नॉट बी मेंटेन्ड। ये किसका रीजन बन जाता है कि तुम्हारी कंपनी का जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉय को गुस्सा आएगा तो वो शायद कुछ नुकसान भी कर दे आपका, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखने को बोला गया है आपको कि यूनिटी ऑफ कमांड हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई अगले पॉइंट पे ध्यान दो, स्टेट द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब भाई अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि कंट्रोलिंग मींस चेकिंग वेदर द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट, हाँ वही सब चीज पढ़ रहे थे। लेकिन सर अगर स्टेज पूछ लिया जाए कि क्या स्टेज होता है, क्या इसका प्रोसेस है कंट्रोलिंग करने का, है ना, तो सुनना, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो, मतलब एक लेवल डिसाइड करते हो। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया 80% या 90%, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को इतना अचीव करना है। अब क्या करोगे, दूसरा प्रोसेस में आप अपना इंफॉर्मेशन पूरा गैदर करके उसको परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या होता है भाई, तो तीसरा प्रोसेस होता है कि यहां आप कंपेयर करते हो विद स्टैंडर्ड, है ना। मेरा कितना परसेंट आया और कितना मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, मतलब कितना मैंने लेवल सोचा था करने का, ठीक है। तो आप ये दोनों को कंपेयर करोगे। अगर आपको लगता है कि काम सही से हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो लास्ट पॉइंट जो दिया है पता, करेक्टिव मेजर्स। यहां आप करेक्टिव मेजर्स लेते हो, जो भी आप में कमी थी उस पर आप काम करने का ट्राई करते हो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपने प्लान बनाया है ना, जैसे जो भी आपने प्लान बनाया, तो हर दिन का जो भी आप शेड्यूल बनाते हो तो वो आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लोगे कि मैं आज ये चैप्टर को रिवाइज करके खत्म कर दूंगा, है ना। अकाउंट्स में एडमिशन के 8-10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करके खत्म कर दूंगा। तो वो सारी चीजें आप क्या बना लोगे, स्टैंडर्ड। अब डेली इवनिंग में आपको 10 मिनट निकालना है जिसमें आपको अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है ना, मैंने क्या क्या किया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि भाई कंपेयर करोगे कि मैंने जितना प्लान बनाया था उसमें क्या क्या रह गया या क्या छूट गया या सही से हुआ, है ना। अगर कुछ कमी रह गई तो उसके बाद अगले दिन के लिए आप क्या लोगे, करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स का मतलब आप ये सोचोगे कि मेरे में क्या ऐसी कमी थी, कौन से टाइम का हिंड्रेंस हुआ, उसके कारण मेरे को तकलीफ हुआ, उस चीज में बदलाव लाने की कोशिश करोगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए 17 मिनट का वीडियो बन गया है, अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसको अच्छी तरीके से नोट्स बना के समझ के रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक और चीज कि आपका जो मैंने पॉइंट बताया ना कि वो टाइम जो निकालोगे उसमें चैप्टर्स वाइज रिवीजन लीजिएगा, एकदम चैप्टर वाइज रिवीजन लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आज के दिन आपने प्लान किया कि मैनेजमेंट चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन कर लूंगा, है ना, पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, आप जवाब देंगे मुझे। चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट चैप्टर से, ठीक है। कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका जवाब याद हो जाएगा, बाकी बच्चों को भी याद हो जाएगा, आप लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, स्टेट द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछ रहा हूं, स्टेट द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसको स्टेट करना रहता है, मतलब नाम बताना रहता है। 2 मार्क का क्वेश्चन होता है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट का, वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली मुझे वहां पॉइंट लिख के दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।